जी, तो हम पी ब्लॉक का ना निपटारा करने वाले हैं। और निपटारा कैसे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड ट्रेंड्स हैं उनको देख जाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बॉन्ड एंगल से। हमें पता है कि इस तरह के नीचे जितने भी स्पेशीज होते हैं, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, सभी के सभी ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज होता है। इनमें हम कहते हैं कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। और बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। एंड लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है किसमें? तो प्योर एसिडिक ऑर्बिटल में। तो बेसिसिटी भी कम हो रही है। नाउ डेफिनेटली अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो रिड्यूसिंग पावर डेफिनेटली बढ़ती चली जाएगी डाउन द ग्रुप, राइट। एक मज़ेदार ट्रेंड है यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आप ध्यान ही नहीं रख पाते हो, बट ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 में कुछ बहुत अमेजिंग बात है। ग्रुप 15 में क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने वाला जो हाइड्राइड है NH3, वो मेल्टिंग पॉइंट में विजेता हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में विजेता हो जाता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट में तो विजेता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में विजेता नहीं हो पाता, थर्ड पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्या रीज़न है? तो मेल्टिंग पॉइंट में इसका स्मॉल साइज इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग दे रहा होगा, राइट, जो कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूजली जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, फिर पोलैरिटी देखते हैं। बट जो वैंडर वाल्स फोर्सेज हैं वो मोलर मास के वजह से इतने ज़्यादा हाई हैं कि NH3 जीत नहीं पा रहा है। ग्रुप 15 में आगे बढ़े अगर, तो फ्लोराइड्स की बातचीत करें, फ्लोराइड्स की अगर बातचीत करेंगे तो NF3 इज़ द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि छोटा साइज है। जैसे जैसे सराउंडिंग एटम्स का साइज बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये क्या होते जा रहा है? अनस्टेबल होते जा रहा है। इनफैक्ट ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्सप्लोसिव होते हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइलाइट डिक्रीज स्टेबिलिटी, परफेक्ट है। एंड देन बॉन्ड एंगल, अगर फॉस्फोरस हाइलाइट्स की बातचीत करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ते चला जा रहा है। नॉन नेचर ऑफ ऑक्साइड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ वाई कि मैंने क्या किया यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट बता दी आपको, राइट। उसमें आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, 1:1 टाइप के, 1:2 टाइप के और 2:3 टाइप के सारे हाइलाइट्स को यहाँ पर साइड में लिख दिया है। नाउ अगर आप बोलेंगे कि भाई कोई और इसमें ऐड हो सकता है क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो V2O5 है, डी ब्लॉक से, क्योंकि डोमिनेंटली तो एसिडिक होता है बट वैसे एम्फोटेरिक है। साथ ही साथ मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स को भी लिस्ट आउट कर दिया है। डेफिनेटली उसमें आप वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन बातचीत की जाए आयनिक एनर्जी को, तो लगातार वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, बट I2 एंड I3 SB तक डिक्रीज करते हैं, बट उसके बाद इंक्रीज करने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का भी एक पॉइंट है, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है उनके लिए नेचुरल टेंडेंसी जीरो होती है, जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस। नेचुरल है तो धक्के से पॉजिटिव आएगा। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि अगर हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक इन सब की बातचीत करेंगे तो इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी दिखाई देती है नेचुरली, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है। नाउ आगे बढ़कर ग्रुप 16 की, तो वैसे ही ग्रुप 16 में भी बातचीत दिखाई देगी। कैसे? जैसे हमने वहाँ पर बातचीत की थी कि ये देखो ड्रैगोज मॉलिक्यूल फिर से आ गया। ड्रैगोज मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, दैट मीन्स नो हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड से लगातार डिक्रीज कर, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है मतलब कि एंथैल्पी फॉर्मेशन और ज़्यादा पॉजिटिव होते चला जा रहा है। अमेजिंग बात यह है कि जैसे आपने NH3 को देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट में जीत जाता है, राइट, बट बॉइलिंग पॉइंट में हार जाता है। ऐसा यहाँ पर H2 के साथ नहीं होता। H2 हो चाहे मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस पर भी डोमिनेट कर जाता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सेम वही ट्रेंड फॉलो करेगा जो ट्रेंड हमने देखा हुआ है कहाँ पर, NH3 वाले हाइड्राइड्स वाले ग्रुप में, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में देखा था। लगातार नीचे की तरफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, तो हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत अमेजिंग बात है कि सल्फर हाईएस्ट होता है और ऑक्सीजन में मिनिमम होता है। जहाँ पर हम ये सोच रहे होते हैं कि ऑक्सीजन के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे ग्रुप 17 में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातचीत करते हैं तो थर्ड पीरियड हाईएस्ट दिखाई देता है और सेकंड पीरियड सेकंड नंबर पे दिखाई देता है, राइट। बट ऐसा नहीं है वहाँ पर। ग्रुप 16 में हमने क्या देखा, सल्फर के बाद लगातार वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है, राइट। एंड देन ऑक्सीजन का मिनिमम आता है ना। ग्रुप 17 में क्या बॉन्ड एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी फ्लोरीन की, बहुत अमेजिंगली थर्ड नंबर पर है, आयोडीन से जस्ट पहले। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन लोन पे रिपल्शन होता है। फ्लोरीन स्मॉल एटम है, सेकंड पीरियड का है, तो वो लोन पे प्रेशर उसके बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज करा देती है। और हर बार क्लोरीन को आप देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा होगा। क्यों? ऑप्टिमाइजेशन है वहाँ पर, किस बात का? तो साइज़ का, राइट, और बॉन्ड लेंथ का भी, क्योंकि देखिए बॉन्ड साइज़ फ्लोरीन से बड़ा साइज़ है, राइट, थर्ड पीरियड का है। बट दोनों चीज़ें हैं इसके पास। क्या? एक तो जस्ट फ्लोरीन से बड़ा है,
तो जो लोन पे रिपल्शन वो कम है, बट बॉन्ड लेंथ इतनी भी नहीं बढ़ी है जितनी ब्रोमीन में और आयोडीन में। आयोडीन में इतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, इतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है कि लोन पे रिपल्शन कम है, बट बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ गिर जा रही है। नाउ आप देख रहे हैं कि दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम टाइप का बिहेवियर क्लोरीन का, राइट। चाहे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बातचीत हो, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी की बातचीत हो। देन ऑक्सीडाइजिंग पावर लगातार डिक्रीज करेगा, कुछ भी अलग नहीं है। हैलोजेंस में लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। नाउ अगर आप देखें, जैसे आपने NH3 और H2O के नीचे हाइड्राइड्स की बातचीत की, तो वहाँ तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल था। अब ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल है ही नहीं, यहाँ पर एक ही बॉन्ड होता है। बट ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेंड देखेंगे रिड्यूसिंग पावर का, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी लगातार डिक्रीज कर रही है। हाँ, बट बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि HF इज विजेता, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट में इसको विजेता बना देती है। एंड देन उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्ट टू मोलर मास। मेल्टिंग पॉइंट में बहुत अमेजिंग बात है कि यहाँ पर HF के ऊपर जो डेल्टा माइनस होता है, वो दूसरे HF के साथ जो अट्रैक्शन उसको कमज़ोर कर देता है, एंड दैट इज वाई कि मेल्टिंग पॉइंट में विजेता HI हो जाता है। नाउ आगे बढ़े अगर, तो बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने यहाँ पर देखो, अच्छा एक बात मैं बताना आपको भूल गया, आप देख रहे हो ना यहाँ पर डबल स्टार सिंगल स्टार, तो कुछ जगह पेजेस में भी आपको दिखाई देगा कि मैंने ट्रिपल स्टार मारा हुआ है, तो दैट एक्चुअली मीन्स, अच्छा यहाँ पर ना मैं मार्क करना भूल गया, तो मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। ये पहला पेज आपका ना ट्रिपल स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन आगे बढ़ें अगर, तो यहाँ पर जो मैंने बातें की हैं, ये डबल स्टार है, ये डबल स्टार है, ये सिंगल स्टार है। तो इस तरह से ना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि किसको ज़्यादा रिवाइज करें, किसको कम रिवाइज करें। यहाँ पर जो बातें आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत पूछे जाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड भी बहुत पूछे जाते हैं, NH एनर्जी बहुत कॉमन था ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के पॉइंट में डबल स्टार क्या है, ये पूरा पेज ट्रिपल स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 16 का ये भी ट्रिपल स्टार है, बहुत बातें यहाँ से पूछी गई हैं इतिहास में, ये भी ट्रिपल स्टार है। तो ये सब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, जो मोस्ट रिपीटेड ट्रेंड है, बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। ये सब रिपीटेडली इतना पूछे नहीं गए, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 का डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, फॉस्फोरस मैक्सिमम होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 का डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, सल्फर मैक्सिमम होगा, ग्रुप 17 का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, क्लोरीन का मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ आगे बढ़े तो एसिडिटी लगातार ऐसे इंक्रीज करेगी जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, बट ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिएगा जस्ट आपको अपोजिट दिखाई देगा। ग्रुप 13, इसमें एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुअर शील्डिंग है डी ऑर्बिटल की, उसकी वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। नाउ इस बात पर मैंने ये बताया है कि आप देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पर जो असर पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो कई बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पड़ता है। अब जैसे देखिए, थैलियम में है तो कॉन्ट्रैक्शन, बट साइज में इतना असर नहीं दिखाई दिया, वो हल्का सा बड़ा है इंडियम से, बट जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असर था वो बहुत सब्सटैंशियल था, और प्रूफ दैट पुअर शील्डिंग कैन इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्रास्टिकली, ये दिख रहा है यहाँ पर, राइट। बोरोन के बाद सीधे सीधे थैलियम आ गया, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में देखिएगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइयर एटॉमिक मास वाले, हाइयर एटॉमिक नंबर वाले, जो ज़्यादा हेवियर एलिमेंट है ग्रुप का, उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लाइटर एलिमेंट्स में ज़्यादा स्टेबल है। ये ट्रेंड हमेशा दिखाई देगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप 13 में, हम अगर रिड्यूसिंग पावर की बातचीत करें, मैंने देखो मार्क किया हुआ है कि 2 स्टार देंगे आप इसको, तो एल्यूमिनियम के बाद ना आपको गैलियम रखना पड़ेगा। एंड देन मैंने +3 यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हमने बातचीत की कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो अनस्टेबल होगा, किसके लिए, हाइयर एटॉमिक मास हेवियर एलिमेंट्स के लिए। तो साफ साफ दिख रहा है, इतना हाई पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि थैलियम +3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, और ये ट्रेंड है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, राइट। देन M+1 से 0, तो एल्यूमिनियम के लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन है तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो दैट इज वाई कि उसका जो कन्वर्जन है +1 से 0 में वो हाईली 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 फेवरेबल है ना। फिर मैंने बातचीत की ग्रुप 13 में बैक बॉन्डिंग की, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो जहाँ पर के सेकंड पीरियड के आइटम से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगी। और देखिए जैसे जैसे आप सेकंड से थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड आप जा रहे हैं, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। तो सबसे कमज़ोर बैक बॉन्डिंग Bi3 में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख Bi3 में, इसीलिए लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बट स्टिल इनमें से किसी भी हाइलाइट में डायमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इनको स्टेबलाइज कर रही है। बट इन सब में डायमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी एल्यूमिनियम AlCl3 में सबसे ज़्यादा है, जो Al2SL के रूप में एग्जिस्ट करता है वेपर में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब ग्रुप 13 के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड बता दो कि भाई बहुत खतरनाक, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बोरोन से लगातार वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से, लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी असर कर रहा है। बोरोन के बाद थैलियम आ जाता है और लगातार वैल्यू एल्यूमिनियम तक डिक्रीज कर रही होती है। डेंसिटी बिल्कुल ऐसा जैसे कि कार्बन के ग्रुप में हम PB के बारे में, लेड के बारे में डेंसिटी जानते हैं कि बड़ी हाई डेंसिटी होती है, वैसे ही थैलियम की भी डेंसिटी हाई दिखाई दे रही है।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें पूछते तो नहीं है, बट स्टिल आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया है कि बोरोन की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। एंड गैलियम के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ना इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस दिखाई देता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हाई है। रेस्ट मैंने फिर बेसिसिटी की बात की है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हुए हाइड्रोक्साइड्स में, एंड उसके बाद फिर ग्रुप 15 पर आए हैं। यहाँ पर भी मैंने देखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बताया है कि ये पीवाई, और ये पीवाई में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कितना अमेजिंग है जो ग्रुप 13 ग्रुप 14 में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन है, डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल के ऊपर शील्डिंग का असर दिखाई दे रहा है। पीबी की वैल्यू देखिएगा जस्ट कार्बन के बाद है सेकंड हाईएस्ट, और वही चीज़ हमने देखी थी किसमें, बोरोन के बाद थैलियम का देखा था। यहाँ पर क्या ट्रेंड है कि तीन एलिमेंट जो बीच में है उनका कांस्टेंट वैल्यू है। मेल्टिंग पॉइंट में ग्रुप 13 से ज़्यादा वैल्यू है ग्रुप 14 वाले की, कार्बन का इतना हाई आप देख रहे हैं वैल्यू। बॉइलिंग पॉइंट ये उसी तरह से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी ऐसे ऑर्डर फॉलो होगा। पीबी का हाईएस्ट वैसे ही है जैसे थैलियम का था, बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है सिलिकॉन से, एंड देन ग्रेफाइट की लास्ट में है, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी, टेट्राहेलाइड्स की जो लगातार डिक्रीज कर रही है। और अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले टेट्राहेलाइड्स को कंपेयर करेंगे तो आयोडीन वाला सबसे कमज़ोर है। इनफैक्ट इसका एग्जांपल PbI4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि हमने बातचीत की है कि भाई Pb+4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो अगर आपने हाईली ऑक्सीडाइजिंग Pb+4 को रिएक्ट करवा दिया I- से, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और ये PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक जैसे कि Fe+3 और I- के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि एक साइड ऑक्सीडाइजिंग है और वो भी ऐसा वैसा नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Pb+4। Fe+3 इतना नहीं है, Cu+2 इतना नहीं है, बट P+4 बहुत ज़्यादा है। तो Fe+3 Cu+2 के साथ भी ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है I- जो कि एक मॉडरेटली ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्ट कर जाते हैं। ये तीनों ही हैलाइड्स PbI4, Fe3 और Cu ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न की वजह से ये सब एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, ओके। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पर दिखाई है कि लगातार डिक्रीज कर रही है, और P+4 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, सबसे लीस्ट स्टेबल है। P+2 इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये था आपका पी ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स का रिवीजन। आई होप दैट कि आप इससे अपने पी ब्लॉक को सेव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच।